शराब या षड्यंत्र, तेरे प्यार के साए में बीते जिंदगी। भाग 4। राहुल तेजी से कदम रखता हुआ हॉल के अंदर चला आया। रिया भी धीरे धीरे सहमी हुई उसके पीछे चली आ रही थी। घबराहट के मारे उसने अपनी साड़ी के पल्लू को मुट्ठी में जोर से दबा रखा था। उसने मन ही मन कहा, साड़ी का क्या हुआ? मिस्टर सीरियस ने तो एक बार ठीक से देखा तक नहीं। और कल्याणी मैडम, वे तो अनुशासन के लिए पूरे शहर में मशहूर है। ओह भगवान, आज तो राम ही रखवाला है। जैसे जैसे वह हॉल की तरफ कदम बढ़ा रही थी, उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। उसने खुद को मानसिक रूप से तैयार किया। आज कल्याणी मैडम जो भी कहेगी सब सुन लूंगी। वह साड़ी के पल्लू को उंगलियों में लपेटते हुए खुद से ही बड़बड़ाई। रिया ने जैसे ही हॉल में कदम रखा, कल्याणी देवी झोरियों से बातें कर रही थी। उन्हें देखते ही रिया का दिल 100 की रफ्तार से धड़कने लगा। रिया को हॉल में आता देख सभी जोहरी एक पल के लिए उसे देखते ही रह गए, मानो पूरे हॉल में समय ठहर गया हो। रिया नजर झुकाए चेहरे पर मासूमियत लिए धीरे धीरे चली आ रही थी। कल्याणी ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो फिरोजी शिफॉन साड़ी में रिया उन्हें स्वर्ग से उतरी किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। उसका मासूम चेहरा और साड़ी का वह रंग देखकर कल्याणी का दिल गदगद हो उठा। वे रिया की लेट लतीफी को पल भर में भूल गई। सारा गुस्सा हवा हो गया। सोफे पे बैठे सभी जोहरी आपस में फुसफुसाने लगे, लगता है यही कल्याणी मैडम की होने वाली बहू है। कल्याणी देवी की आंखों में खुशी की चमक और चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान फैल गई। वे उत्सुकता से रिया की तरफ बढ़ी। रिया का चेहरा अभी भी डर से उदास था और आंखों में नमी चमक रही थी। कल्याणी ने प्यार से उसे सिर से पैर तक निहारा और आगे बढ़कर उसके माथे को चूमते हुए बोली, बहुत प्यारी लग रही हो इस साड़ी में। रिया के गालों पर आंसुओं के निशान अभी भी बाकी थे। कल्याणी ने उन निशानों को देखा तो चिंता से पूछा, रिया बेटा, क्या तुम रोई हो? रिया अपनी उदासी छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली, ना, नहीं तो मैडम। पर कल्याणी उसका मुरझाया हुआ चेहरा और वो नमी साफ देख सकती थी। उन्होंने रिया के चेहरे को अपनी हथेलियों में भरा और ममता से पूछा, क्या अब माँ से भी बात छुपाएगी? बता, क्या बात है? रिया ने नजरें चुराते हुए कहा, नहीं मैडम, कोई बात नहीं, बस आंख में मच्छर चला गया था। कल्याणी ने बड़े स्नेह से पूछा, यही बात है ना? कुछ और तो नहीं? रिया ने मासूमियत से सिर हिला दिया। कल्याणी ने फिर साड़ी को छूकर पूछा, क्या यह साड़ी तुम्हारी है? रिया ने रुंधे गले से धीरे से कहा, नहीं, यह मेरी माँ की है। अपनी माँ का जिक्र आते ही रिया का गला भर आया, जैसे शब्दों ने जुबान का साथ छोड़ दिया हो। रिया का अपनी माँ के प्रति प्रेम और उस साड़ी को सहेज कर रखना यह बता रहा था कि भले ही वह चंचल हो, पर वह रिश्तों की कदर करना जानती है। कल्याणी ने फिर से रिया का चेहरा अपने हाथों में लिया और माथे को चूमते हुए बोली, माँ की बहुत याद आ रही है। उन्होंने रिया को अपनी बाहों में भर लिया और अपने ममता में सीने से लगाया। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। आज के बाद खुद को कभी अकेला मत समझना। रिया को कल्याणी के सीने से लगकर ऐसा लगा जैसे तपते रेगिस्तान में किसी घने पेड़ की शीतल छाया मिल गई हो। कल्याणी ने नजाकत से रिया के चेहरे पर बिखरी लटों को कान के पीछे किया और उसकी ठुड्डी को उठाकर उसका चेहरा ऊपर किया। रिया ने कांपते हुए होठों से चुप्पी तोड़ी, माँ मैडम, मैं देर से आने के लिए माफी चाहती हूँ। कल्याणी की ममता का बांध टूट गया। उन्होंने फिर से उसे गले लगाया और कहा, आज से तुम मुझे मैडम नहीं माँ कहोगी ना? वरना देर से आने के लिए माफी नहीं मिलेगी। उन्होंने प्यार और हल्की नाराजगी के साथ कहा। रिया की पलकों में अब डर नहीं बल्कि एक अगाध सम्मान था। उसने झुककर कल्याणी के पैर छुए। मैंने अपनी माँ को बचपन में ही खो दिया था, पर आज आपके रूप में मुझे मेरी माँ वापस मिल गई है। कल्याणी ने उसे आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, सदा खुश रहो। कुछ ही दूर खड़ा राहुल यह सब देख रहा था।
वह मन ही मन बड़बड़ाया, पता नहीं इस पागल लड़की ने मेरी माँ पर क्या जादू कर दिया है। माँ है कि उस पर ममता लुटाई चली जा रही है। ऐसी गलती को माँ इतनी आसानी से कैसे माफ कर सकती है। फिर राहुल के दिल ने करवट ली। क्या मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया था? शायद वह उतनी लापरवाह ना हो जितना मुझे लगता है। अगर होती तो माँ उसे कभी माफ नहीं करती। उसने रिया को दोबारा देखा। वह शिफॉन साड़ी में बिल्कुल एक मोम की गुड़िया की जैसी लग रही थी, जिसे बस देखते रहने का मन करे। उसके माथे की छोटी सी बिंदी ने राहुल के दिल की धड़कनों को कैद कर लिया था। पर फिर उसे अपनी माँ की प्रतिष्ठा का ख्याल आया। उसने अपने चेहरे को फिर से कठोर बना लिया, लेकिन इसकी बेपरवाही ने आज माँ को नीचा देखने पर मजबूर कर दिया। ऐसे लोगों को दूसरों को परेशान करने के अलावा कुछ नहीं आता। तभी कल्याणी की नजर दूर खड़े राहुल पर पड़ गई, जो अपनी माँ को रिया पर ममता लुटाते हुए देख रहा था। कल्याणी ने मुस्कुरा कर कहा, राहुल बेटा, वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? देखो, अब तो रिया भी आ गई है। अब हमें अंगूठी चुनने की रस्म शुरू कर देनी चाहिए। क्यों रिया, ठीक कह रही हो ना? रिया ने मासूमियत से अपना सिर हाँ में हिला दिया। राहुल अपनी माँ और रिया के पास आया, पर उसकी आंखों में अभी भी वही डरा देने वाली कठोरता थी और भौहें गुस्से से तनी हुई थी। कल्याणी ने उसके चेहरे को गौर से देखा और पूछा, राहुल बेटा, तुम इतने खोए खोए क्यों लग रहे हो? राहुल ने अपने गुस्से को भीतर दबाते हुए कहा, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। कल्याणी ने कहा, ठीक है, पर देखो तो राहुल, इस साड़ी में रिया कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल एक अप्सरा जैसी। कल्याणी ने रिया की नजर उतारते हुए कहा। राहुल ने बस एक बार रिया की ओर देखा और उखड़ा सा जवाब दिया, अभी चलिए माँ, आप ऐसे ही नजर उतारती रहेंगी तो अंगूठी पसंद करने में देर हो जाएगी। कल्याणी ने उत्सुकता से कहा, हाँ बेटा, चलो। यह कहते हुए वे आगे बढ़ गई। रिया ने एक बार राहुल की आंखों में झांका, जिनमें अभी भी नाराजगी की चिंगारी सुलग रही थी। वह मन ही मन बुदबुदाई, मिस्टर सीरियस का चेहरा तो अभी भी गुस्से से वैसा का वैसा तना हुआ है। अब ऐसा क्या करूं कि इनका गुस्सा शांत हो जाए? ये तो मेरी लेट लतीफी पे कुछ ज्यादा ही भड़के हुए हैं। पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। कहते कहते रिया को एक शरारत सूझी। वह राहुल से थोड़ा आगे निकली और अपनी साड़ी के पल्लू को बड़ी नजाकत से हवा में लहराया। वह फुसफुसाते हुए बोली, घड़ी की सुइयों को तो ऐसे देखते हैं जैसे उनसे नजर हटते ही इनके अनुशासन के महल की नींव ही ढह जाएगी। तभी रिया की साड़ी का वह हल्का पल्लू उड़ा और धीरे से राहुल के चेहरे पर जाकर ठहर गया। पल्लू की धीमी धीमी खुशबू ने एक पल के लिए राहुल के दिल में हलचल मचा दी, लेकिन अगले ही पल उसे अपने अनुशासन का ख्याल आया और उसने झटके से पल्लू अपने चेहरे से हटाकर फेंक दिया। रिया ने जब उसे ऐसे करते देखा, वह फिर से चिढ़कर बोली, इन खड़ूस हिटलर को केवल फाइलें पढ़नी आती है, मुझ जैसी बेचारी लड़की की इन्हें जरा भी कद्र नहीं। रिया की यह फुसफुसाहट राहुल के कानों तक पहुंच गई। वह तेजी से आगे आया और रिया के सामने एक मजबूत खंबे की तरह तनकर खड़ा हो गया। यह खुद से बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ रही थी कि अचानक ही राहुल के मजबूत सीने से जा टकराई। घबरा कर रिया ने अपनी पलकें उठाई। सामने राहुल उसे अपनी बर्फीली निगाहों से देख रहा था। वह हड़बड़ाकर पीछे हटने लगी, पर उसकी हील साड़ी में उलझ गई। उसका बैलेंस बिगड़ा। वह गिरने ही वाली थी कि राहुल ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। रिया का फूल सा नाजुक बदन राहुल के मजबूत सीने से जा लगा। अचानक हुए इस स्पर्श से राहुल अपनी सारी हिटलरी भूलकर उस कोमल से एहसास में खो गया। न चाहते हुए भी उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। वह चाहकर भी रिया को खुद से दूर नहीं कर पा रहा था। रिया अभी भी किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। उसे इस तरह कांपता देख राहुल की कठोरता अचानक ही गायब हो गई और उसकी पकड़ एक कोमल स्पर्श में बदल गई। खुद को संभालते हुए रिया 2 कदम पीछे हटी। राहुल थोड़ा आगे बढ़ा और अपनी भारी आवाज में रिया पर झुकते हुए बोला, क्या कह रही थी आप? रिया ने घबरा कर मासूमियत से कहा, हम तो कुछ भी नहीं कह रहे थे।
राहुल ने एक भौं ऊपर चढ़ाई और कहा, ओह अच्छा मिस रिया, अभी मुझे इतना भी कम सुनाई नहीं देता। मैंने तुम्हारे होठों को फड़फड़ाते हुए सुना है। रिया ने अपनी आंखें जमीन में गड़ा ली और खुद से फुसफुसाई, क्या इस खड़ूस ने सब कुछ सुन लिया है? राहुल ने कठोर स्वर में कहा, अब खुद से क्या बड़बड़ा रही हो? यहाँ मेरी आंखों में देख के जवाब दो। रिया ने धीरे से अपनी पलकें उठाई। राहुल का गुस्सा सिर्फ उसके चेहरे पर था। उसकी शांत झील जैसी गहरी आंखें तो रिया के मासूम चेहरे में उलझ कर रह गई थी। तभी कल्याणी ने बिना राहुल की ओर देखे आवाज दी, राहुल बेटा, देखो यह अंगूठी कितनी सुंदर है। कल्याणी की बात सुन राहुल जैसे नींद से जाग गया था। राहुल ने रिया के चेहरे से नजर हटाई और आगे बढ़ते हुए बोला, आया माँ। उसने एक गहरी सांस ली और खुद ही बुदबुदाया, यह लड़की भी ना पूरी तरह से पागल है। रिया अभी भी राहुल की उन खामोश आंखों में खोई हुई थी। फिर उसने खुद के सिर पर एक हल्की सी चपत लगाई और बुदबुदाई, रिया, उस हिटलर की आंखों में झांकने के लिए किसने कहा था? चेहरा तो ऐसा है कि जिसे देख ले वही डर जाए, पर आंखें आंखें बिल्कुल किसी शांत झील के जैसी गहरी है। तभी उसे होश आया और वह खुद को टोकते हुए बोले, इतना मत सोच उस खड़ूस के बारे में, वरना भी तन के सामने खड़े हो जाएंगे और गुर्राते हुए कहेंगे, मिस्रिया, क्या तुम्हें यहाँ खड़ा होकर सोचने के लिए बुलाया था? वह राहुल की नकल उतारते हुए खुद ही मुस्कुरा दी थी। कल्याणी देवी ने एक बहुमूल्य अंगूठी उठाई और रिया की ओर बढ़ते हुए पूछा, रिया बेटा, देखो यह ठीक लग रही है क्या? राहुल तुम भी देखो। राहुल ने चिढ़ते हुए मुंह बनाया, माँ आप इन्हीं से पूछ लीजिए कि इन्हें कौन सी पसंद है। बेटा, इसे तो फाइल देखने के अलावा कुछ भी नहीं आता। कल्याणी ने राहुल की ओर देखकर चुटकी लेते हुए कहा। रिया ने मासूमियत से कल्याणी की ओर देखा। मैडम, आप जो भी पसंद करेगी वही अच्छा होगा। कल्याणी ने प्यार से उसे टोका। मैंने अभी क्या कहा था? आज से मैडम नहीं, रिया ने सिर झुकाकर कहा। जी माँ, आगे से ध्यान रखूंगी। तभी कल्याणी का फोन बज उठा। उन्होंने रिया से कहा, बेटा मैं बस 5 मिनट में आती हूँ, तब तक तुम दोनों अंगूठी फाइनल कर लो। यह कहते हुए वे हॉल से बाहर चली गई थी। कल्याणी के हॉल से बाहर जाते ही रिया की नजर पास रखे एक ब्रेसलेट पर जाकर ठहर गई। वह ब्रेसलेट वाकई ही बहुत सुंदर लग रहा था। रिया ने उसे धीरे से छुआ और मन ही मन बोली, कितना प्यारा लग रहा है ये। लेकिन अगले ही पल उसे राहुल की नाराजगी और अपनी स्थिति का ख्याल आया। उसने एक गहरी सांस ली और ब्रेसलेट को वहीं छोड़कर एक अंगूठी उठा ली। उसे लगा कि किसी ने उसे देखा नहीं, पर राहुल की नजरों से कुछ भी छुपाना नामुमकिन था। उसने रिया को चोरी छिपे उस ब्रेसलेट को निहारते हुए देख लिया था। उसने रिया को नाराजगी दिखा उसका ध्यान भटकाया और बड़ी चालाकी से ब्रेसलेट को उठाकर अपने ब्लेजर की जेब में डाल लिया। रिया को अंदाजा भी नहीं था कि जिसे वह अब तक निहार रही थी वह अब राहुल के पास था। इसके बाद रिया एक के बाद एक अंगूठी पहनती और उम्मीद भरी नजरों से राहुल की ओर देखती, पर राहुल हर बार नापसंदगी जाहिर करते हुए सड़ा सा मुंह बना लेता। रिया के हाथ में सभी अंगूठियां सुंदर लग रही थी, पर राहुल उसे परेशान करने का मौका नहीं छोड़ना चाहता था। अब अंगूठियां पहनते पहनते रिया की उंगली में दर्द होने लगा था, पर राहुल के माथे पर अभी भी बल पड़े थे। रिया का चेहरा दर्द और उदासी में घिर गया था। उसे उदास देख राहुल धीरे धीरे उसके करीब आया। उसकी आंखों में जीत की अजीब सी चमक थी। वह रिया के इतना करीब आया कि उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, पहले वाली ही सबसे खूबसूरत लग रही थी। यह सुन रिया ने चौंक कर उसे देखा। राहुल ने एक भौं ऊपर चढ़ाई और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, क्या? ऐसे क्या देख रही हो? रिया हड़बड़ाकर पीछे हटी और तुतलाते हुए बोली, तो क्या आप अब तक हमें परेशान कर रहे थे? राहुल के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान फैल गई। उसने गंभीर स्वर में कहा, दूसरों को परेशान करने में तुम्हें बहुत मजा आता है ना? आज कैसा लग रहा है? वह उसके इतना करीब आया कि
रिया की सांसें भारी होने लगी थी। उसने खुद को संभालते हुए राहुल की ओर शिकायत भरी नजर से देखते हुए कहा, आप ये सब हमसे बदला लेने के लिए कर रहे थे और हम बेवकूफों की तरह परेशान हो रहे थे कि हमें आपकी पसंद की अंगूठी चुनना नहीं आता। तभी कल्याणी वापस आई। रिया ने उन्हें देख अपनी आंखों की नमी को छुपा लिया था। उसने एक बार फिर से राहुल की ओर अपनी नम पलकें उठाकर शिकायत भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा था, माँ जी, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। रिया की आंखों में नमी देख राहुल के दिल में कुछ टूट सा गया था। उसके कदम अचानक ही रिया की ओर बढ़े, पर उसकी ईगो के चलते वे वहीं के में ठिठक कर रह गए थे। उधर अमर पुजारी को मैंशन के पिछले हिस्से में ले गया था और धमकाते हुए बोला, पुजारी, मुंह खोलने से पहले सोच लिया करो, क्या जरूरत थी उस लड़की के सामने ज्योतिष बनने की? अमर गुस्से में गरजा, सुन पुजारी, अगर तूने मेरा खेल बिगाड़ा तो सारा इल्जाम तेरे मत्थे मढ़ दूंगा। याद रख, झूठ तूने बोला है। अगर अपनी भलाई चाहता है तो इस मैंशन के आसपास भी मत दिखना। पुजारी अपनी बदनामी के डर से सिहर उठा। दूसरी तरफ इशिता ऑफिस तो पहुंच गई थी, पर उसके कानों में पुजारी की वह भविष्यवाणी बार बार गूंज रही थी, तुम राहुल बाबा और इस घर के लिए एक अभेद्य ढाल हो। क्या इशिता जान पाएगी पुजारी की भविष्यवाणी का सच? और क्या राहुल अपने अहंकार को छोड़ रिया को वह ब्रेसलेट दे पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए श्राप या षड्यंत्र, तेरे प्यार के साए में बीते ये जिंदगी के सभी एपिसोड। और आज ही सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सीमार के कलम के किस्से को। यह एपिसोड आपको कैसा लगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।